मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को और देखते हैं आज का हमारा गोल क्या है। आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन, जब भी आप सुन लें ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अर्थ की और यहाँ पे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे पास ये क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कहीं से भी फेंक दो, आप कहीं से भी फेंक दो, चाहे आपका डायरेक्शन ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला, कोई भी डायरेक्शन हो, वो जाएगा कहाँ? अट्रैक्शन कहाँ होगी? जहां दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होगा। अब ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है? क्लास 11th का टॉपिक है, आपको ज्यादा नहीं समझना, बस आप अर्थ के लिए समझ लीजिए कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे आ रहा है? मेरा सेंटर पे। कहाँ पे आ रहा है? सेंटर पे। तो इसीलिए आप किसी भी डायरेक्शन में फेंकिए तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ अट्रैक्ट होते हुए दिखेगा? हमें टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर अब मैं बात कर लूं, चलिए सेंटर ऑफ मास अगर मैंने बोल ही दिया है, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसका किसी एक पॉइंट पे पूरा मास कंसेंट्रेट होगा। ठीक है, अगर मैं इस पेन को बैलेंस करना चाहूँ, क्या इस पेन को बैलेंस करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी एक पॉइंट पे वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर। तो वो जो पॉइंट होगा ना, वो इस पेन के लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो होप सो सेंटर ऑफ मास आपको थोड़ा समझ आया होगा। अब हम लोग चले एक्चुअल डेफिनेशन होता क्या है ग्रेविटेशन का। तो कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन बोल लीजिए या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लीजिए, एक ही बात है, कोई भी अंतर नहीं है। अब आती है बात एग्जाम्पल की। किसकी आ जाती है? एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं हम लोग, थोड़ा विजुअलाइज कराते हैं। ये देखिए, अब ये रहा सन, ये रहा अर्थ और ये रहा मेरा मून। अब क्या कोई भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, इन दोनों के बीच में हो रहा होगा अट्रैक्शन। क्या? इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि सर अट्रैक्शन है तो चिपक क्यों नहीं रहा है? हमें तो यही पता है अट्रैक्शन मतलब चिपकना, लेकिन ये चिपक नहीं रहा है। इससे ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये वीक फोर्स है। क्या है ये? वीक फोर्स। ठीक है, इसका आपको जहां अगर आप स्पेस में जाएंगे तब आपको चीजें समझ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करिए कि आप एक स्पेसशिप में, कहां पे हैं आप? एक स्पेसशिप में। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मैं जो कमरे में बैठा हूं ये स्पेसशिप है। अब अगर मैं इसमें इसको गिराऊं, क्या करूं? गिराऊं, तो अब ये जो है ना, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्पेसशिप में जाके अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों? मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कहां की तरफ होगा? सेंटर ऑफ मास की तरफ। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे मैं बात करता हूं सन और अर्थ की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सन और अर्थ की। तो यहाँ देखिए, ये क्या है? मेरा सन का सेंटर ऑफ मास और ये रहा मेरा अर्थ का। अब ये दोनों के बीच हो रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ से F1 फोर्स आ रहा होगा और यहाँ से F2। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, इसीलिए अर्थ और सन आपस में कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ और सन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसा तो आपको पता ही होगा, आपने सोलर सिस्टम जब पढ़ा होगा तो उसमें आपको यही बताया गया होगा कि सन फिक्स है और अर्थ जो है उसके अराउंड चक्कर लगाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में केपलर्स लॉ। ठीक है, वहां पे हम लोग प्लेनेटरी मोशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी बस हमें यह ध्यान रखना है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, तो वो और सामने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स होता क्या है। तो कहता है कि वो फोर्स जो एक्सलरेशन कॉज करे ताकि जो हमारा बॉडी है ना वो सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पाए, सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पाए। ठीक है, अभी आपको ऐसे तो शब्दों में मैं बोल दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊंगा आपके माइंड में जो क्लैरिटी है वो आने
लगेगी। यहाँ पे एक ये स्पोर्ट्समैन है, मैन है वुमेन है, अब देख सकते हैं, जो भी आप अज्यूम करना चाहें, ठीक है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, एक बॉल है जिसको ये लेके घुमा रहा है, लेके क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक एक्सलरेशन, ठीक है। अब उस एक्सलरेशन की वजह से, उस एक्सलरेशन की वजह से अगर मान लो वो एक्सलरेशन नहीं हुआ, वो मिनिमम एक्सलरेशन अगर नहीं हुआ, तो ये जो है ना, ये बाहर की तरफ फिट जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसने छोड़ा, अब चलो आप इसको प्रैक्टिकल, ये चीज तो आप घर पे कर ही सकते हो, यो सुना ही होगा आप सबने, उसको लेके घुमाइए, उसको लेके क्या करिए, घुमाइए और फिर छोड़ दीजिए, तो वो किसी एक डायरेक्शन में चला जाएगा टेंजेंशियली। अब क्या टेंजेंशियली का मतलब क्या, कि यार टेंजेंट ये जो है ना, इसको मैं कहता हूं टेंजेंट, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने छोड़ा, जैसे ही आपने छोड़ा, बस आप देख लीजिएगा आपके आसपास लोग ना हो, ठीक है, वरना चोट लग सकती है, ठीक है। तो आप ये चीज अज्यूम करेंगे कि यार जब तक आप उसको घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, ठीक है, तो वो एक्सलरेशन जब तक मेंटेन है, जब तक मेंटेन है, तो हमारा जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है। अदरवाइज जैसे ही हमारा एक्सलरेशन चेंज हुआ, इधर उधर हुआ, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब देखिए गिर जाएगा या फिर कुछ भी। अब एक्सीडेंट वाला केस तो आपने जरूर सुना होगा, या टर्न लेते हुए गाड़ी स्किड कर गई और एक्सीडेंट हो गया, तो वो केस भी देखिए, एक मिनिमम स्पीड होती है जब आपको टर्न लेना होता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा तेज नहीं जा सकते हैं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक मिनिमम स्पीड को मेंटेन नहीं किया और एक मैक्सिमम जो स्पीड है उसको क्रॉस किया, तो आप एक्सीडेंट से मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये है हमारा रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो है ये सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है, क्लियर। अब यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, आगे हमें पता लगेगा नॉर्मल फोर्स क्या है। अब ये जो वेलोसिटी है हमेशा टेंजेंशियली रहेगी, ठीक है। हर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी चेंज करती है, हर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या करती है, चेंज कर रही होती है, क्लियर है ये बातें। और अर्थ और सन का तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी होती है, वो हमेशा कहां लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। जो भी सर्कल का सेंटर होगा, आप देख लीजिए सभी फिगर में, जो भी मेरा सर्कल का सेंटर है, वहीं पे मेरा क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्लियर है। चलिए, अब आगे हमारा जो मेन टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, डेरिवेशन के लिए भी पूछ लेगा आपसे, नहीं तो एक 3 मार्कर आप इससे एक्सपेक्ट करिए। और टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है टॉपिक का नाम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ये देखिए, एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया m1 मास है और दूसरे का है m2। अब हमें यूनिवर्सल लॉ कहता क्या है, कि यार जो भी हमारा संसार, संसार यानी पूरा यूनिवर्स, ठीक है, पूरा यूनिवर्स, वहां पे ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके कुछ रिलेशन होते हैं, रिलेशन होते हैं, तो उन्हीं रिलेशन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मासेस बोले तो m1 m2, m1 m2, एक का m1 मास है और दूसरे का क्या मास है, m2। एक का m1 मास है और दूसरे का क्या मास है, m2, क्लियर है। चलिए, अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा इक्वेशन 1 क्यों माना गया, क्लियर। चलिए, अब दूसरा जो है रिलेशन, वो क्या कहता है कि जो मेरा फोर्स है, जो मेरा फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली नहीं होता, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, किसका, जो उनके बीच में डिस्टेंस है, ये जो r है इसका स्क्वायर कर दीजिए उसका, ठीक है। अब इसी चीज को एक और नाम बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो आप बोलेंगे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
आपको यही अंग्रेजी के शब्द वहां पे जाके लिखने हैं। क्लियर? या फिर आप जो कॉपी है वहां पे आप सबसे ज्यादा टॉप, सबसे जो टॉप है जहां पे आपका देखते संगी नजर चले जाए, वहां पे इस वाली डेफिनेशन को जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है? अब यहाँ देखिए, ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ क्लियर हो गया। ठीक है? अब अगर मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2, क्या मान लेता हूं? इक्वेशन 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा कि जो मेरा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है इस पूरे वैल्यू के। ठीक है? यही वैल्यू आएगी, आया ना? यही चीजें आएंगी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये जो साइन है ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है मेरा? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को जब भी अपन हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी हम लोग हटाते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट। क्या मिलता है? एक कांस्टेंट। और इस केस में जो कांस्टेंट है अपना वो है कैपिटल जी। क्या है? कैपिटल जी। अभी हम लोग इसका पूरा देखने वाले हैं, पूरा खोद देंगे इसको अभी थोड़ी देर में। बस यहाँ देखिए m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो आपको एक कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा। और ये हम लोग कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, या जब हमने फोर्स का नया डेफिनेशन निकाला था, ठीक है, उस टाइम भी हमने यही किया था। चलो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो जी है, ये जो जी है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? और इसको डिनोट किससे किया जा रहा है? अपना कैपिटल जी से। ठीक है? चलिए अब यहाँ पे फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? जाइए फटाफट कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू ऑल। जाइए फटाफट लिख दीजिए कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। हम बता देते हैं अब जिन बच्चों को नहीं याद, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था ये केबीसी में भी पूछा गया था। कहाँ? केबीसी में भी ये चीजें पूछ ली गई थी। ठीक है? अब बताते हैं क्या हुआ था। ये देखिए यहाँ पे आपसे ये उन क्वेश्चन ये था, देखिए क्वेश्चन था कि लेट मी रिकलेक्ट द क्वेश्चन। हाँ, तो बोला गया था कि यार ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इसका दूसरा डेफिनेशन क्या, जो इसकी जो दूसरा यूनिट है वो क्या होगा। ठीक है? तो उन्होंने क्या ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन मेरे को याद नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को फॉर्मूला याद हो, क्या फॉर्मूला याद हो? एम ए। क्या? एम ए। एम क्या है मेरा? केजी। और ये क्या है मेरा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? क्या कि फोर्स का जो एक जो हमारा अदर यूनिट है वो भी वो क्या है मेरा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस चैप्टर में आपको न्यूटन ही याद रखना है। क्या? न्यूटन। ये तो जस्ट मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? ये क्या है? न्यूटन। एन से क्या है मेरा? न्यूटन। चलिए अब यहाँ पे आता है इस कैपिटल जी की कुंडली। इस कैपिटल जी की कुंडली, कुंडली मतलब इसके बारे में जो भी हम लोग पता लगा सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी हमने देखा कि यार फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, आया ना? तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में। और m1 m2 न्यूमरेटर में था, इधर आके कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब इसकी एसआई यूनिट बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? अभी हमें बताया गया कि फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन, इसकी एसआई यूनिट, अब आर क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर। अब मीटर का क्या है? स्क्वायर। क्लियर? अपॉन में, अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा? m1 m2 यानी केजी इंटू केजी, यानी केजी का स्क्वायर। अब पढ़ते कैसे हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? अब आता है इस जी की वैल्यू, इस जी की वैल्यू, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। हाँ, तो अब आता है हमारा क्या? इस जी की वैल्यू क्या होगी? इस जी की वैल्यू क्या होगी? तो यार हम इसको ऐसे याद करवाते हैं बच्चों को कि 786, 786 ये क्या यार? अपना गॉड नंबर है,
आया ना। अब इसी तरह एक है एविल नंबर। क्या है एविल नंबर? वो क्या होता है? जितने बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए। तो यार जो डेविल नंबर है वो है 666। क्या है? 666 डेविल नंबर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करिए, डेविल नंबर को लिख दीजिए, ठीक है, इनटू। अब ये ध्यान रखिएगा कि यार एक ही डिजिट में रहता है। अब ये देखिए, अब ये वाला जो नंबर है इसके, अब ये इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, 6166666, समझ गए? सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा एक 7 आ जाएगा। अब इनफाइन, अब ये तो पता होगा ना यार, पॉइंट के बाद अगर 5, अगर यहाँ 8 है, अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो क्या करता हूं मैं, इस वाले जो इससे पहले लिखा है इसमें एक प्लस कर देता हूं, इसमें एक क्या कर देता हूं मैं, प्लस। तो ये 0.6 हो जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज की और लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। अब 10 की पावर, अब ये मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि यार जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स है। तो आप ये तो मान के रखिए अपने दिमाग में कि ये जो 10 की पावर है वो नेगेटिव ही होगी। 10 की पावर क्या होगी? नेगेटिव ही होगी। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब यहाँ सुनिए, अब यहाँ पे आता है कि 10 की पावर में क्या लिखे, 10 की पावर में क्या लिखे, माइनस तक तो याद रहेगा। ये डेविल नंबर है, प्रोडक्ट करना है, 10 लिखना ही है और माइनस लगाना है। सर यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आगे कैसे याद करें। तो आगे याद करने का तरीका है खुद चैप्टर का नाम, खुद चैप्टर का नाम, ग्रेविटेशन। क्या? ग्रेविटेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। कितने लेटर्स हैं? 11। तो यहाँ पे आएगा 11। ठीक है। तो ये है इसका जो वैल्यू याद करने का तरीका। अब ये वैल्यू जरूर से याद रखिएगा आप। ठीक है। जब भी आप डेरिवेशन करें तो आपको यहां तक लिख के आना पड़ेगा कि कैपिटल जी को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आप देख लीजिए एक बार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोबारा से, कि हमने सबसे पहले यार जो भी फोर्स था, अब ये तो हम लोग को पता है कि यार जो भी हमारे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा। इस पेन में और मेरे में एक अट्रैक्शन हो रहा होगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स, उस अट्रैक्टिव फोर्स का रिलेशन होता है इसका मास और मेरा मास, इसका मास और मेरा मास। क्या रिलेशन है इसके मास और मेरे मास में? कि ये जो हमारा फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है हम दोनों के बीच में, ये हम दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस, हमारे मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम दोनों का ये m1 m2 की वैल्यू, m1 इंटू m2 की वैल्यू बढ़ा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसी तरह जो हमारा बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है। अब आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूं, डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ये तो समझ ही सकते हैं यार, जो दूर बंदा रहेगा उससे थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और जो अपने पास होता है यार उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। अब इन्हीं दोनों को हमने कंबाइन किया और इसी से हमें मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशंस के साथ। कह रहा है द मास ऑफ अर्थ इज इतना एंड दैट ऑफ द मून इज इतना। तो यार मैं बोल देता हूँ यार, m1 दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 24 और m2 दिया हुआ है मेरे पास 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। kg लिखना मत भूलिएगा। ठीक है। चलो तो ये मैंने क्या लिख लिया, मास। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज आर कितना दिया हुआ है, 3.84 किलोमीटर्स, 3.84 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा यूनिट में रखना है। क्या करना है, वेट यहाँ पे इंटू 10 की पावर 5 पी है किलोमीटर। अब आपको क्या बोला गया है कि इसको ऐसा यूनिट में रखना है। क्या रखना है, ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट में जब किलोमीटर में दिया हो तो अगर मेरे को मीटर में जाना है तो इसके लिए ये निमोनिक याद कर लीजिएगा, बहुत ही आपके काम आएगा। किंग हेनरी डाई, किंग हेनरी डाई, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग हेनरी डाई, मदर डिड नॉट क्राई मच। क्लियर? तो ये जो है ये मेरा मीटर है। क्या है मेरा, मीटर। अब यहाँ पे जीरो रख दीजिएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2,
और ये रहा मेरा 10 की पावर 3। अब यहाँ रखना है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब यहाँ से आप जहां पे भी इंटर कन्वर्जन करना चाहे कर दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हमारा मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है? 10 की पावर 3 का, तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? किलोमीटर को हटाया जाए, 10 की पावर 3 लेके आ जाऊंगा, ये मेरा मीटर में चेंज हो जाएगा। जब भी सॉल्व कीजिए तो किस में कीजिए? ऐसा यूनिट में, वरना क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए। ठीक है? अब हमें पता है क्या निकालना है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो यार एफ निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में। ठीक है? तो कैसे आएगा? हमें पता है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है? अब इसको मेरे को करना पड़ेगा यार थोड़ा छोटा, ताकि ये मेरा आ जाए पूरा एक साथ ही। वेट, छोटा हो जाए भाई। ठीक है? चलिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 जी की वैल्यू हो गई। ठीक है? मेरे को अर्थ का मास कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू जो मेरा दूसरा वाला मास है वो कितना है? 7.4 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है? अब ये देखिए, अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा? रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेडियस की वैल्यू ये कितनी होती है? और होती क्या है? जो दी होगी वो लिखना है बच्चों। ठीक है? 3.84 इंटू 10 की पावर 8 की, इसका करना है स्क्वायर। ठीक है? इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे भी आप कर लें, आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? न्यूटन में। और यही फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा कौन? अर्थ कर रहा होगा मून पे। क्लियर है ये बात? चलिए, बहुत ही अच्छी बात। और एक बात और, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और इसका फाइनल आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल था उसका आंसर ये है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 49 न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 49 न्यूटन। ओके सर, इस बार तो हमें फोर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है 49 न्यूटन। हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स डबल। ठीक है? अब चलिए, अब ये रिलेशन जो दिया है यार, इसी को पकड़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि हमें आर डैश और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है? आर डैश और आर के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताते हैं आपको। क्या कह रहा है कि डिक्रीज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स डबल, यानी एफ अपॉन में एफ डैश निकालिए। एफ अपॉन में क्या निकाल लीजिए? एफ डैश। अभी आपको दिखाते हैं। आर स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ पे कलर चेंज किया जाए, यहाँ पे मेरा एफ डैश लिख लेता हूं मैं। तो जी, मासिस सेम है, मासिस सेम है। अगर मान लो यार इसके और मेरे बीच में बात हो रही है, इसके और मेरे बीच में बात हो रही है, तो यार अगर मैं इसको डिस्टेंस ऊपर नीचे करूं, यानी आगे पीछे कर दो यार, बढ़ा दूं कम कर दूं, तो यार मेरे मासिस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। मासिस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यार ये लेट्स से 50 ग्राम्स का है तो ये 50 ग्राम्स का ही रहा। क्लियर? चलिए, अपॉन में क्या हो जाएगा? आर डैश का स्क्वायर। ठीक है? आर डैश का क्या है? आर डैश का स्क्वायर। अब ये आर डैश का स्क्वायर है, इसको कुछ और मत समझ लेना। ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेरा एफ डैश है, जो मेरा एफ डैश है, फोर्स बिटवीन देम बिकम्स डबल। क्या हो जा रहा है? डबल। यानी जो मेरा एफ डैश है वो किसके बराबर है? 2f के। किसके बराबर है? 2f के। ठीक है? तो 2f, 2f। क्लियर है? अब यहां से आपको दिख ही रहा होगा, क्या दिख ही रहा होगा कि f से f निपट रहा है, g से g निपटा, m1 से m2 और m1 से m1 और m2 से m2। ये मैंने कर दिया खल्लास। अब क्या बच गया? 1/2, 1/2 इज इक्वल टू, अब ये r डैश का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर, यही बचा। हाँ या ना?
इसको आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर डैश बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, 1/2। ये स्क्वायर है, उधर गया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है सर, तो ये आ जाएगा मेरा रिलेशन। ठीक है, अब ये आर इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो, ओ सॉरी, इधर ये डिवाइड में है और उधर गया तो क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी जो मेरा फाइनल आंसर बना वो क्या बन जाएगा, r/√2। ठीक है, अब जो ध्यान से सुनिए ये बात, बहुत ही अच्छी बात कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना आपके सीबीएसई लेवल में नहीं पूछेगा, इसकी तो गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई लेवल पे इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जब आप लोग इन फ्यूचर, जब आप क्लास 11th में जाएंगे, ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए यार। कहते हैं ना, जिसका न्यूमेरिकल क्लियर है ना उसका थ्योरी है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी क्लियर हुए अपना जो न्यूमेरिकल है वो क्लियर नहीं हो सकता। समझ गए, चलो बहुत ही अच्छी बात है, समझदार तो आप लोग बचपन से ही हो, पता है वो तो। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग masses 2 kg and 4 kg, ओके, m1 is given as 2 kg and m2 is given as, okay, 4 kg, and the distance between them is 2 meters. Okay, where should a body of mass 1 kg be placed so that the gravitational force on this body, okay, अब कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन जो है मेरा यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा सीबीएसई लेवल पे। ओके सर, ओके सर, ये रहा मेरा m1, ये रहा मेरा m2। अब कह रहा है कि एक बीच में हमें ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, मतलब किस पोजीशन पे करूं कि जो यहाँ पे फोर्स लग रहा हो वो कितना हो जाए, 0, कितना हो जाए, 0। ठीक है, ओके सर, करते हैं प्रबंध इसका भी। अगर मैं मान लूं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 2 मीटर्स दिया हुआ है। यस सर, दिया हुआ है। उसके बाद क्या करें, अब यहां से लेके यहां तक ये अगर x है तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा मेरा, 2 - x। ठीक है, कैसे हुआ, अब खुद बताइए यार, कि यार टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, अब उसमें से मैंने 1 किलोमीटर चल लिया तो बचा कितना, 1 किलोमीटर। कैसे पता लगा, 2 में से 1 को माइनस करके। तो वही यार, x जो है हमारा अभी अननोन है, x क्या है मेरा, अननोन है। क्लियर, ओके, अच्छी बात है, चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें वो फोर्स निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि KGB प्लेस सो दैट द फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यू टू द बॉडीज A एंड B इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा, क्या है वो कंसेप्ट बताते हैं। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। आप छोटे हो जाइए सर। ठीक है, इनको भी थोड़ा ऊपर लेके चला जाए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार एक बीच में ऐसा ऑब्जेक्ट रखा गया है जहां पे मेरा क्या हो जाए, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 कब होगा, लेट्स से अगर मैं इसको खींच रहा हूं, टग ऑफ वॉर का गेम देखा होगा, जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगे, जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगे तभी क्या होता है, मेरा नेट फोर्स 0 होता है। तो हमें यहाँ पे भी वही चीज का उपयोग करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, उसी चीज का उपयोग करना है। यानी F इज इक्वल टू F डैश, F इज इक्वल टू F डैश। क्लियर है, अब एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। इधर जो लग रहा है उसको F बोल दे रहा हूं और यहाँ पे जो लग रहा है इसको मैं F डैश बोल दे रहा हूं। क्लियर, अब जो F है ये कितना हो जाएगा, G m1 m2, m1 m2, ओ सॉरी वेट, यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, m1 m2 रहता है। इसका मास में m बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, m।
ओके, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है मेरा x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो यार यही रहेगा। अब इस बार जो एक मास है वो m2 है और दूसरा अगेन m ही है, अपॉन में डिस्टेंस इस बार कितना है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी थोड़ा साइड में लेके आ जाए। ओ भाई आराम से आराम से, चलिए। तो अरे ये कहाँ से आ गया, एक्स का आधा यहीं पे रह गया, वेट, ये है नीचे एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कीजिए आप, कैसे बताते हैं। इस जी से ये वाला जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, m2 के साथ, किसके साथ m2 के साथ, इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू m1 क्लियर है। अब मेरे को क्या बोला गया है, एक जो a है उसका मास कितना है 2 kg, यानी m1 का मास कितना है मेरे पास 2 kg, कितना है 2 kg, तो इंटू 2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, इंटू 2। अब यहाँ m2 कितना है मेरा 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इंटू 4। क्लियर है। अगेन कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, क्या क्वेश्चन भाई, देखिए कैसे, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो जो मेरा फाइनली बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2x² इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख के बताइए, फटाफट देख के बताइए, यही बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे अपन को मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व नहीं करिएगा, जहां तक हमको पता है आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करिएगा, तो इसके लिए भी एक छोटा सा दिमाग लगा लीजिए आप, ठीक है। क्या लगा लीजिए, थोड़ा सा दिमाग। ये इधर स्क्वायर है और इधर आया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, तो बाहर आया तो सिर्फ एक्स ही बचेगा, क्या बचेगा, बस एक्स ही बचेगा। तो ये ही आएगा कि नहीं आएगा, देख के बताइए। अब क्या करना है आपको, आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है और बता दीजिए कि ये मिल जाएगा कि नहीं मेरे को, कि अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये x इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड, प्लस x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए x कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए, 1 + √2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन में 1 + √2। ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 1 + 1.4, तो कितना हो जाएगा, 2/2.4, यानी कि 1 अपॉन में 1.2, यही बचेगा। आया ना, ये इधर पॉइंट है, इसको ऊपर हटाइए, तो ये कितना आ जाएगा, 10/12। 10/12 को और सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5/6, कितना आ जाएगा, 5/6। 5/6 को यार सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरा, 0.59 54 5 6 7 8, हाँ, सो 8, 0.8 समथिंग आएगा आपका, तो ये मान लीजिए। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8। अब आप लिखेंगे आंसर में कि द मास ऑफ 1 kg शुड बी प्लेस्ड, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं, शुड बी प्लेस्ड एट 0.8 मीटर फ्रॉम, कहां से, m1 से। x कहां लिया था, फिगर में देख के बताओ यार, x कहां से लिया था, m1 से ही लिया था ना, तो बस यही लिख देंगे और यही बन जाएगा हमारा आंसर। क्या बन जाएगा हमारा आंसर, समझ गए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।